हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो होने वाला है उसके मॉडल सेट सेकंड को देखेंगे। दोस्तों, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस हम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसमें जनरल कम्प्रिहेंशन दिया गया है। इसको पढ़कर और नीचे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस किया जाता है। यह रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस है और कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। हम लोग जीएस सेक्शंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संगम युग में उड़ैयुड़ किस लिए विख्यात था। यानी संगम काल में दोस्तों उड़ैयुड़ किसके लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों कपास नहीं रहे तो देगा कि सूती वस्त्रों के लिए जो उड़ैयुड़ था वह विख्यात था। 57 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, साशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो यह जो टका बना था दोस्तों वह किन धातुओं का बना था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सोना, चांदी तथा तांबा। टाका जो था दोस्तों वह सोना का था और साशगनी जो था दोस्तों वह चांदी का था और जीतल जो था वह तांबे का सिक्का था। 58 नंबर क्वेश्चन है कि दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा दोस्तों जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 में जो वर्ना प्रेस कूलर एक्ट था दोस्तों उसको किस वायसराय के द्वारा या किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द किया गया था? तो 59 का सही आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे प्रमुख स्रोत रहा है? एफडीआई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन रहा है? तो दोस्तों मॉरिशस रहा है। देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस वर्ष कार्यशील था? रोलिंग प्लान कब से कब तक था दोस्तों, वही पूछा जा रहा है। तो यह था कब से कब तक था दोस्तों? तो यह था 1978 से, आंसर मिसप्रिंट है दोस्तों, 1978 से 79 के बीच यह चला था। चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह बैंक, क्योंकि दोस्तों अगर इस क्वेश्चन से आपको डाउट है तो मैं बता दूं कि अनवरत योजना जो था दोस्तों पंचवर्षीय योजना के टाइम ही चला था। तो पंचवर्षीय योजना के बीच में, तो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना था। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया है? नदी के नाम पर रखे गए बैंक का नाम क्या है दोस्तों? तो वर्धा ग्रामीण बैंक। देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य स्थित पाक जलडमरू किन दो देशों के भूभागों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका के अलग करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा है। चलिए डुरंड रेखा कहाँ है? तो भारत अफगानिस्तान में। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो भारत और चाइना के बीच है। चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी पढ़े तुरंत है कि क्या है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सा दोस्तों? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत पाकिस्तान। डुरंड किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच। वर्तमान में अगर डुरंड की बात है तो भारत और पाकिस्तान, क्योंकि अविभाजित भारत में था भारत और अफगानिस्तान के। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने धन के निष्क्रमण से सिद्धांत को दिया था। सबसे पहले यही बताए थे कि भारत में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है कि भारत का धन जो था दोस्तों वह विदेशों में जा रहा था, यानी ब्रिटिश क्या कर रहा था? शोषण कर रहा था। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जय हिंद का नारा दिया था? जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? बताइएगा, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह किसका कथन था दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो 68 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ये बोले थे लोकमान्य तिलक के द्वारा यह क्या किया गया था? बोला गया
गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 69 में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कहा गया था दोस्तों कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं बाजुए कितना कातिल में थे। यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिल्ली से दौलताबाद हेतु राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद चेंज करने का काम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था दोस्तों? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर में क्या दिया हुआ है? 72 नंबर में एक निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्रियों हेनस्यांग इत्सिंग एवं फाहियान के भारत आने का सही क्रम क्या है? यानी पहले कौन आया था उसके बाद कौन आया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, पहले ह्वेनसांग आए थे, उसके बाद फाहियान आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। चलिए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 72 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 सॉरी देखिए दोस्तों 72 का सही आंसर सी होगा। फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था, उसके बाद इत्सिंग आया था। फाहियान किसके काल में आया था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में आया था और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के नाम पर मातृसत्तात्मक है? यानी शासकों के नाम मातृसत्तात्मक है, यानी किस राजवंश में मातृसत्तात्मक शासन व्यवस्था था? तो 73 का सही आंसर सी हो जाएगा सतवाहन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि संगम युग में चोल शासकों की राजधानी क्या थी? यानी चोल वंश की राजधानी कहाँ थी संगम काल में? यही पूछा जा रहा था। इसका सही आंसर उड़ैयूर एवं अरकाट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? किस शासक को देवराज के नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवराज के नाम से जाना जाता था। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य कब बन गया? तो गोवा जो था दोस्तों वह भारत के 25वां पूर्ण राज्य कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 नंबर का आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। क्या होगा? डी। 1961 में दोस्तों 1961 में गोवा को क्या किया गया था? आजाद किया गया था। इस पर पुर्तगालियों का क्या था? कब्जा था। पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में भारत आए थे और सबसे लास्ट 1961 में भारत से गए थे। तो आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर है दोस्तों? 77 नंबर। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? तो हमेशा याद रखिएगा यह गोवा में होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो यह घटना जो था दोस्तों उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी धर्म चक्र परिवर्तन था। धर्म चक्र परिवर्तन जो था वह सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। महानिष्क्रमण जो था दोस्तों वह घर त्याग क्या गृह त्याग की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और उनकी मृत्यु की जो घटना हुई थी दोस्तों उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? तो 79 का सही आंसर सी हो जाएगा। इक्विटी शेयर धारकों के पास यह इसका प्रभुत्व होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुआ था? अब पंचतंत्र की रचना जो है वह गुप्त काल में हुआ था। अगर पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। गुप्त काल तक गुप्त काल के समय में हुआ था और गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त जो है उनका उत्तराधिकारी घटोत्कच बना था और गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। और समुद्रगुप्त जो थे दोस्तों उन्हीं का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। याद रखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष नहीं है? कौन सा जो कर है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 81 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी। सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जापान की कला इकेबाना संबंधित है। इकेबाना कला किससे संबंधित है? या पुष्प सज्जा से संबंधित है। यह कला जो है वो पुष्प सज्जा से संबंधित है और जापान की कला है इकेबाना। याद रखिएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा कब की थी? तो स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल बिल्डिंग जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट वह है रुड़की में, IIT रुड़की, याद रखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि संगम युग में बड़ियम शब्द किसका सूचक था? संगम युग जो था दोस्तों उसमें बड़ियम शब्द किसका सूचक था? तो यह 85 का सही आंसर हो जाएगा बी। राजस्व प्रदान करने वाले क्षेत्रीय इकाई को बड़ियम कहा जाता था। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो 12वीं शताब्दी का है जो महानतम जैन विद्वान कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? तो याद रखिएगा डी, हेमचंद्र। 87 नंबर क्वेश्चन है एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी? जो एका आंदोलन था उसके किसानों का मुख्य शिकायत क्या था? तो इसका शिकायत था कि लगान में वृद्धि और उपज के रूप में उसके वसूलों की प्रथा। ये बिल्कुल सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर लॉर्ड लिटन की बात करें तो यह 1878 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। 89 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? यानी कांग्रेस से अलग होकर, पृथक यानी अलग होता है दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय प्रतिभूमि एवं विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 1988 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि सेबी, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, के कार्यों में सम्मिलित है। इसके कार्य में क्या सम्मिलित है? इसके कार्य में सम्मिलित है स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यान्वयन को विनियमित करना, शेयर बाजारों से संबंधित अनुसूचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यावसायिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतर्गत व्यापार, इनसाइड ट्रेडिंग जिसको कहते हैं दोस्तों, को नियंत्रित करना। तो यह सभी इनका क्या है, काम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो नाबार्ड की जो स्थापना था दोस्तों वह किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यह 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर कि अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अवमूल्य शब्द का अर्थ क्या है? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना। अगर अन्य मूल्य की जो मुद्रा है दोस्तों, अन्य मुद्रा जिसको करेंसी कहते हैं, किसी दूसरे मुद्रा का तुलना में स्वदेशी यानी अपना देश की मुद्रा का अगर मान घट जाए, वैल्यू घट जाए, तो उसको अवमूल्य कहा जाता है। देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यह तब होता है दोस्तों आयात तथा निर्यात नहीं होता है। अगर कोई देश ना आयात कर रहा है ना निर्यात कर रहा है तो उसका जो इकोनॉमिक है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका इकोनॉमिक क्लोज हो जाता है, उसी को कहते हैं क्लोज्ड। न निर्यात होगा न ही आयात होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन है कि जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश जो होता है वो शून्य हो जाएगा तो कौन है जो उसे रोकेगा? तो उपभोग। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए दोस्तों देखिए यह विद्यालय में शिक्षण अधिगम है, ये भी रहता है 25 नंबर के एग्जाम में, तो आप लोग बनाइएगा। हम लोग जीएस सेक्शंस को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।